हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं और उनके गुणधर्म। हमने यौगिकों के बारे में पढ़ा था भाग 1 और भाग 2 में कार्बन यौगिक के। अब हम उनके अभिक्रियाएं और उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इथेनॉल के बारे में। ठीक है, इथेनॉल नाम से क्या पता पड़ रहा है कि वो एक अल्कोहल है और उसके आगे इथ लगा हुआ है। अगर इथ लगा हुआ है तो उसका मतलब उसमें 2 कार्बन के परमाणु हैं। तो हमारे 2 कार्बन के परमाणु वाले अल्कोहल के हम भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्म मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं कि इथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो हमारा जो इथेनॉल है वो कमरे के ताप पर हमको द्रव अवस्था में मिलता है। ये तो हमारा पहला हो गया भौतिक गुणधर्म में कि वो कमरे के ताप में कौन सी अवस्था में रहता है, वो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, और सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का सक्रिय घटक है। मतलब जो भी हमारे पीने के पदार्थ होते हैं अल्कोहलिक, ठीक है, अलग अलग पदार्थ होते हैं हमारे पीने के अल्कोहलिक, एक ही तरह के तो नहीं होते हमारा अल्कोहल। तो जो भी अलग अलग पेय पदार्थ हैं अल्कोहलिक, उन सब में एक सक्रिय घटक यानी कि बहुत ही ज्यादा एक जरूरी हिस्सा है इथेनॉल का। तो हमारा जो इथेनॉल है, पहला तो वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है और दूसरा कि वो अल्कोहलिक पेय पदार्थ में एक सक्रिय घटक है। ठीक है, यह एक अच्छा विलायक है। ये दूसरा हो गया। ठीक है, यह एक तीसरा है, यह एक अच्छा विलायक है और इसका उपयोग कई दवाओं जैसे कफ सिरप, टिंचर आयोडीन और कई टॉनिक में किया जाता है। तो हमारा जो इथेनॉल है वो बहुत ही अच्छे से घुल जाता है, बहुत ही अच्छा विलायक है, वो बहुत ही अच्छा घुलनशील पदार्थ है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए उसका उपयोग जो है वो दवाइयों में किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कफ सिरप पीकर हमको तो थोड़ी सी नींद सी आने लगती है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा इथेनॉल मिला हुआ होता है। तो इथेनॉल जो है वो दवाओं में उपयोग होता है, जैसे कि कफ सिरप, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन कहीं पे घाव लग जाए या फिर कहीं पे रैशेस हो जाए तो वहां पर टिंचर आयोडीन से हम उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। और इसके एक और चीज है, और कई टॉनिकों में भी इस इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चौथा क्या है, ये पानी में घुलनशील होता है। तो ये अच्छा विलायक है ना, तो ये अच्छे से घोलता भी है चीजों को, उसके साथ साथ ये पानी में भी आसानी से घुल सकता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि अच्छा विलायक है, ये दूसरी चीजों को घोलता है, और चौथा क्या है, ये अच्छा घुलनशील हमारा पदार्थ है पानी में, तो ये आसानी से पानी में खुद भी घुलता है। समझ आया। पांचवा क्या है, तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन करने से नशा आ सकता है। तो जो हमारा तनु एथेनॉल है, जिसमें पानी हमने मिलाया है, जिसको पानी में हमने उसको घोला है, तो जो तनु एथेनॉल है उसकी थोड़ी सी मात्रा की सेवन करने से हमको नशा आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम शुद्ध एथेनॉल यानी कि सांद्र एथेनॉल, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया गया है, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे तो वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, वो हमको हमारे शरीर में हानि पहुंचा सकता है। और जो हमारा तनु एथेनॉल है, ठीक है, तनु एथेनॉल को भी हम लंबे समय तक उसका सेवन करेंगे तो भी हमको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो शराब के लंबे समय तक सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है। तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आया, भौतिक गुणधर्म में वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है हमारा एथेनॉल, सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों में उसको एक सक्रिय घटक है, एक अच्छा विलायक है, बहुत अच्छा विलायक है, वो आसानी से घोल लेता है चीजों को अपने अंदर। इसका उपयोग इसीलिए दवाओं में किया जाता है, जैसे कि कफ सिरप, टिंचर ऑफ आयोडीन और काफी सारे टॉनिकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा ये है कि ये खुद भी पानी में बहुत अच्छे से घुल सकता है। और पांचवा क्या है, तनु एथेनॉल की थोड़ी मात्रा से नशा हो सकता है, लेकिन शुद्ध एथेनॉल की भी थोड़ी मात्रा से बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर को हानि पहुंच सकती है, वो घातक हमारे लिए सिद्ध हो सकता है। और शराब के ज्यादा समय तक अगर हम लंबे समय तक सेवन करते हैं तो वो भी कई स्वास्थ्य समस्याएं देता है। समझ में आया। तो फिर आगे है अब हमारी एथेनॉल की अभिक्रियाएं। हमने भौतिक हमारे देख लिए, भौतिक हमारे जो प्रॉपर्टीज थे हमारे, उसके बाद में हम एथेनॉल की अभिक्रियाओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, एथेनॉल की अभिक्रिया किस किस के साथ में है, पहले देखते हैं। सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो पहला तो है हमारा सोडियम के साथ में एथेनॉल की अभिक्रिया। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो जो सोडियम है,
सोडियम के साथ में जब हमारा अल्कोहल मिल जाता है तो वो सोडियम क्या करता है, हमारे हाइड्रोजन को निकाल कर बाहर फेंक देता है और यहाँ पर Na जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए वही हुआ है, इसने यहाँ पर H लगा हुआ था उसको निकाल दिया और उसकी जगह पर सोडियम आकर लग गया, ठीक है, उसने विस्थापन कर दिया और उससे हमको बाहर मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो जब सोडियम के साथ में हमारा अल्कोहल हमारा अगर अभिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो हमको एक तो सोडियम का लवण देता है, सोडियम का लवण, उसके साथ साथ हमको देता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है या फिर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि Na जो है उसने उसको अल्कोहल से निकालकर बाहर फेंक दिया, इसलिए हाइड्रोजन अपने आप में ही उत्सर्जित हो जाती है। समझ आया इतना? तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है अब? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। पहले हमने सोडियम के साथ में प्रतिक्रिया देखी थी एथेनॉल की। अब हम देखेंगे कि एथेनॉल से आखिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बन सकता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा आता है? जिसके अंदर द्वितीय बंध या फिर त्रिया बंध होता है। तो हम इथेनॉल से किस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो 443 केल्विन, केल्विन एक हमारी डिग्री सेल्सियस की तरह ही मापने का एक पैमाना है। तो 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बन जाता है। तो इन्होंने बोला कि हमारा जो एथेनॉल है, एथेनॉल ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। यदि हम 443 केल्विन के तापमान पर इसको सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में गर्म करें तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि इसमें से जल निकल जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन और ये निकल जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ से एक हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H2O, है ना। तो ऐसा कुछ फिर दिखेगा, HCH, CH और H, है ना, क्योंकि एक OH यहाँ से निकल गया और एक H यहाँ से निकल गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 ही है कार्बन के पास में, बॉन्ड 4 होने चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा? आपस में ही डबल बॉन्ड बना लेगा, एक द्विबंध बना लेगा। तो इससे हमको अलग से जल मिलेगा और उसके साथ साथ में मिलेगा हमको एथीन। समझ आया एथीन कैसे मिलेगा? और इसको निर्जलीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से जल जो है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, और बचे हुए बॉन्ड जो है वो कार्बन आपस में ही बनाकर संतुष्ट हो जाते हैं। तो इससे हमको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मिल सकता है। आगे क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल को एक निर्जलीकारक माना जाता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, वो उसको एक निर्जलीकारक माना जाता है, यानी कि जो जल को किसी पदार्थ से बाहर निकाल पाए। तो उसको निर्जलीकारक क्यों माना जाता है? क्योंकि वो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। जैसे मैंने समझाया, यहाँ से एक H को निकाल लेगा, यहाँ से एक OH को निकाल देगा और बाहर फेंक देगा, उससे हमको H2O मिल जाएगा और एक एथीन मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए इसको निर्जलीकारक बोला जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एथेनॉल में से जल को अलग कर देता है। यहाँ पर देखिए नीचे क्रिया लिखी, हमारा अभिक्रिया लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है अभिक्रिया का। क्या है हमारे पास में? यहाँ पे एथेनॉल है, उसको गर्म करा 443 केल्विन के ताप में और सांद्र H2SO4 डाला, ठीक है, सांद्र H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, ठीक है। उसके बाद में उससे हमको मिला एथीन और पानी। तो हमने इस वाले स्लाइड में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सोडियम के साथ में जब हमारा अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है तो वो सोडियम का एक लवण बना लेता है, उसके साथ साथ में हमको हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर देता है। और दूसरा क्या है? जब हम अल्कोहल को 443 केल्विन के तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करते हैं तो उसमें से जल निकल जाता है, उसका निर्जलीकरण हो जाता है और इथेनॉल इथीन बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव।
क्या हमारे जो सजीव प्राणी है उनमें अल्कोहल का आखिर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है पहला, जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो उससे उपापचयी या फिर मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है हमारा, उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, जिससे हमारा पाचन वगैरह होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा, वो बहुत धीमी हो जाती है अगर अधिक मात्रा में हमने एथेनॉल का सेवन, अगर अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया है तो। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो हमारे अधिक मात्रा का में एथेनॉल का सेवन करने से पहले तो उपापचयी जो हमारा मेटाबॉलिक प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। उसके साथ साथ हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो भी कमजोर हो जाता है। ठीक है, पहला हमको ये समझ में आ गया सजीव प्राणी में अल्कोहल का क्या प्रभाव है। पहला तो हमारा उपापचयी मेटाबॉलिज्म या फिर प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, और दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा कमजोर पड़ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में आपने बायो में पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके परिमाण स्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनींदापन यानी कि नींद की कमी, सामान्य अंतर्बोध का कम हो जाना एवं भाव शून्यता आ सकती है। तो जो हमारा केंद्रीय तंत्र का तंत्र है और उपापचयी प्रक्रिया है, उनके धीमे हो जाने से, उनके कमजोर पड़ने पर हमारा जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें एक कमी आ जाती है। हमको समझ नहीं आता कि कौन सा पैर उठाना है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई ज्यादा शराब पी लेता है, ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर लेता है, तो वो ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उनका समन्वय जो है उसमें कमी पड़ जाती है। उनको नहीं समझ में आता है कि कौन सा पैर कब उठाना है या फिर किस तरफ चलना है, तो उनमें समन्वय की कमी हो जाती है। ठीक है, दूसरा है मानसिक दुविधा। अक्सर लोग रोने लग जाते हैं, अक्सर लोग ज्यादा ही हंसने लग जाते हैं, उनके मानसिक थोड़ी सी दुविधा होने लग जाती है। ठीक है, और एक और क्या है, उनींदापन। लोगों में नींद की कमी हो जाती है। जब लोग लंबे समय तक एथेनॉल का सेवन करते हैं, अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करते हैं, तो लोगों में नींद की कमी हो जाती है। उसके साथ साथ सामान्य अंतर्बोध का कम हो जाना भी होता है। उसके साथ साथ भाव शून्यता भी हो जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या भाव दिखा रहे हैं, उनको ये सब भी समझ में नहीं आता। तो क्या पढ़ा हमने, उपापचयी प्रक्रिया धीमी होती है, उसके साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, उस वजह से समन्वय की कमी होती है, मानसिक दुविधा होती है, नींद की कमी होती है, सामान्य अंतर्बोध का कम हो जाना, उसके साथ साथ भाव शून्यता हो जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है लंबे समय तक शराब का सेवन करने से यकृत जो है हमारा, लिवर जो है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, उसको भी नुकसान पहुंच जाता है। तो लंबे समय तक अगर हम इथेनॉल का सेवन करते हैं तो हमारा लिवर जो है, जो हमारा यकृत है, उसको नुकसान हो जाता है। समझ आया अल्कोहल का किस तरह से सजीव प्राणियों में प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं, मेथनॉल एवं विकृत अल्कोहल। ठीक है, मेथनॉल क्या है, और अभी तक हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ा था, अब हम मेथनॉल एवं विकृत अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। एथेनॉल क्या था, 2 कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ा हुआ अल्कोहल है ना, 2 कार्बन परमाणुओं का अल्कोहल। मिथेनॉल क्या है, मिथ जुड़ा हुआ है, मिथ मतलब 1 कार्बन परमाणु, तो हमारा मेथनॉल कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे क्या है, एथेनॉल के विपरीत थोड़ी मात्रा में मेथनॉल जहरीला होता है। हमारा एथेनॉल थोड़ी मात्रा में यदि तनुकृत होता है तो इतना जहरीला नहीं होता, वो बस थोड़ा सा नशा देता है। लेकिन मेथनॉल जो है वो थोड़ी मात्रा में भी बहुत ज्यादा जहरीला होता है, उससे मौत भी हो सकती है। तो एथेनॉल के विपरीत बिल्कुल अलग, जो थोड़ी मात्रा में हमारा मेथनॉल है वो काफी ज्यादा जहरीला होता है। मेथनॉल यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बना जाता है। तो मेथनॉल जो है हमारा अल्कोहल जो है वो यकृत में ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है और वो एल्डिहाइड बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, यानी कि मेथेनल बना देता है। ठीक है, मेथेनल बना जाता है जो कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित करता है यानी खराब करता है। ठीक है, तो मेथनॉल जो है वो यकृत में ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बना देता है, और जो मेथेनल है वो कोशिकाओं में, हमारे जो सेल्स हैं,
है ना। सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, कोशिकाएं जो होती है उसके प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देती है। उसके साथ साथ जो हमारा चाक्षुष तंत्रिका होती है जिससे कि हमको दिखता है, हमारा विजुअल तंत्रिका, हमारा विजुअल सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम जो होता है हमारा, जिससे कि हमको दिखाई देता है, उस पर भी प्रभाव आने लगता है और उसके प्रभावित होने से हमारे को अंधापन भी हो सकता है। तो देख रहे हैं थोड़ी सी मात्रा में मेथनॉल से क्या होता है, मेथनॉल जो है थोड़ी मात्रा में यकृत में जाकर ऑक्सीकृत होकर मेथेन एल बना लेता है। मेथनॉल, मेथनॉल मतलब OL, ठीक है, वो ऑक्सीकृत होकर मेथेनल बना देता है, यानी कि एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड बना देता है, जो कि हमारे कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित कर देता है। उसके साथ साथ चाक्षुष जो हमारी तंत्रिका होती है जिससे कि हमको दिखाई देता है, उसमें भी प्रभाव आने पर अंधापन पैदा हो सकता है। समझ में आया इतना? आगे क्या है, उद्योगों में एथेनॉल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसे जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे यह पानी पीने के योग्य ना रह जाए। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि एथेनॉल बहुत अच्छा विलायक है, वो काफी चीजों को घोलता है, इसलिए हमारे जो कफ सिरप हैं, दवाइयां हैं, इन सब में एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, वो जो एथेनॉल विलायक के रूप में फैक्ट्री में आता है, उसको जो हमारे वर्कर लोग हैं वो सब पीकर मस्त नशा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए एथेनॉल में हल्की सी मात्रा में मेथनॉल मिलाया जाता है, ठीक है। और वो मेथनॉल क्या कर देता है, एथेनॉल को भी जहरीला बना देता है, जो कि हमारे वर्करों को वो पीने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता, वो पीने से रोक देता है। तो अभी कोई भी जानकर जहर तो नहीं पिएगा, तो उनको ये बता के करा होता है कि देखो हमने इसमें मेथनॉल मिलाया हुआ है, आप इस एथेनॉल का सेवन ना करें। क्यों? क्योंकि ये जहरीला हो चुका है और ये पीने योग्य नहीं है। तो इसको हम विकृत अल्कोहल कहते हैं। वो अल्कोहल जिसमें मिथेनॉल को मिलाकर, वो इथेनॉल जिसमें मिथेनॉल को मिलाकर हमने उसको पीने के योग्य पीने के योग्य बना दिया है, पीने के योग्य नहीं रह जाए ऐसा बना दिया है उस अल्कोहल को, उसको हम विकृत अल्कोहल बोलेंगे। तो विकृत अल्कोहल क्या है, एथेनॉल में हल्की मात्रा मेथनॉल, समझ आया? एथेनॉल में हल्की मात्रा मेथनॉल को क्या बोलते हैं, विकृत अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो हमारा दुरुपयोग है एथेनॉल का उद्योगों में वो ना हो पाए और हमारा हल्की सी मेथनॉल के ऐड करने से वो एथेनॉल जहरीला हो जाए, उसको हम विकृत अल्कोहल कहते हैं। समझ में आया इतना? आगे बढ़े, फिर आगे हम देखेंगे कि ईंधन के रूप में अल्कोहल का किस तरह से उपयोग होता है, ठीक है। तो गन्ना जो है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है, मतलब वो खुद ही सक्षम है कि वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल पाए। क्या चीज? गन्ना जो होता है हमारा, वो, इसको हम इंग्लिश में शुगर केन भी बोलते हैं, शुगर केन, ठीक है। तो हमारा जो गन्ना है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है, खुद सक्षम होता है, ठीक है। गन्ने के रस का उपयोग गुड़ बनाने के लिए किया जाता है, जिसे एथेनॉल बनाने के लिए किण्वित किया जाता है। तो हमारा गन्ने का जो रस है उसका उपयोग हम गुड़ बनाने में करते हैं, और इस गुड़ को हम किण्वित कर क्या बनाते हैं, किण्वित कर इस गुड़ को हम किण्वित कर एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, क्या पढ़ा, गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, वो सर्वाधिक सक्षम होता है, उस गन्ने के रस का उपयोग गुड़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और वो गुड़ फिर किण्वित होता है इथेनॉल बनाने के लिए। समझ आया? आगे क्या है, कुछ देश इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो जलने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही उत्पन्न करता है। तो कुछ देश जो हैं वो क्या करते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड भी होती है, वो क्या करते हैं, पेट्रोल में एथेनॉल को हल्का सा मिला लेते हैं, ठीक है। उस एथेनॉल को फिर वो ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर वो एथेनॉल को वो स्वच्छ ईंधन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इथेनॉल जलता है तो वो धुआं नहीं छोड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही उत्पन्न करता है।
समझ आया इतना? एथेनॉल को हल्का सा पेट्रोल में मिलाने से पेट्रोल जल्दी जल भी जाता है, तो इसलिए आसानी से ज्यादा ठंड जहां पर हो उसमें ज्यादा गर्मी दिए बिना आसानी से गाड़ी आगे बढ़ पाए उसके लिए भी हम एथेनॉल को ऐड करते हैं। लेकिन उसका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल है वो इस वजह से होता है कि वो एक स्वच्छ ईंधन है और वो जलने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही उत्पन्न करता है। तो ईंधन के रूप में अल्कोहल कैसे आया समझ में आया? पेट्रोल में हल्का सा मिला देते हैं, वो स्वच्छ ईंधन होता है, वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है हमारा एथेनोइक अम्ल। हमने अभी तक एथेनॉल के बारे में पढ़ा था, अब हम एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। मेथनॉल के बारे में पढ़ा था, अब हम एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो एथेनोइक अम्ल से क्या लग रहा है? ओइक अम्ल से हमको ये पता पड़ रहा है कि ये जरूर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, OOH जुड़ा होगा जरूर कार्बन से, और एथ से हमको पता पड़ रहा है कि यहाँ पर 2 कार्बन के परमाणु हैं। तो हमारा एथेनोइक अम्ल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? ऐसा कुछ हमारा एथेनोइक अम्ल दिखाई पड़ता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। तो हमारा एथेनोइक अम्ल जो है वो अक्सर एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर टीचर हमको बोल दे, अगर एग्जाम में बोल दे कि एसिटिक अम्ल के बारे में लिखो, तो आप घबरा मत जाना, एसिटिक अम्ल है वही जो है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है? तो एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। यह अम्ल के एक समूह से संबंधित है जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। तो ये अम्ल जो है वो एक समूह से संबंधित है जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है? ये समूह को हम OH से संबोधित करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो अम्ल है ये एक समूह से संबंधित है जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, इसलिए हम इसको एथेनोइक अम्ल बुलाते हैं। समझ आया? आगे क्या है? जल में 5 से 8% एथेनोइक अम्ल को सिरका कहते हैं। तो हम अगर जल में 5 से 8% एथेनोइक अम्ल इसको हम जल में मिला दें तो हमको उससे सिरका मिलता है, विनेगर मिलता है। और वो अचार वगैरह में डलता है ना हमारा सिरका, वो एथेनोइक अम्ल ही है जो 5 से 8% पानी में मिला होता है, ठीक है? तो 5 से 8 एथेनोइक अम्ल को सिरका कहते हैं और अचार बनाने में इसे परिरक्षक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। परिरक्षक या फिर प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब वो सड़ने से रोकता है अचार को। तो हमारा सिरका जो है वो परिरक्षक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हमारे अचारों में, ठीक है? परिरक्षक मतलब जो रक्षा करता है उसको सड़ने से। प्रिजर्वेटिव हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। समझ आया इतना? आगे देखिए फिर आगे क्या है? एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, ठीक है? और यह सर्दियों में जम जाता है। तो अगर आप सर्दियों में एथेनोइक अम्ल को देखेंगे तो एकदम जम चुका होगा, वो आइस जैसा आपको दिखेगा, इसलिए उसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो क्योंकि वो सर्दियों में जम जाता है अचानक से, तो इसलिए हम उसको ग्लेशियल, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ग्लेशियर को आपने ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ा होगा, वो क्या जो हमारे पहाड़ों में पाए जाते हैं जहां से फिर नदी पिघल के आती है। ग्लेशियर भी जो वो जमा हुआ होता है ना, इसलिए हम इस जमे हुए एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में जम जाता है बिल्कुल ग्लेशियर्स की तरह। समझ आया इतना? ना समझ आ गया तो आगे का भी समझ आ जाएगा। आगे क्या है? एथेनोइक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है? वीक अम्ल है, एक दुर्बल अम्ल है और ये पूरी तरह आयनीकृत हो जाता है। तो हमारा एथेनोइक अम्ल जो है वो काफी ज्यादा दुर्बल अम्ल है। हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उतने जितना प्रबल अम्ल नहीं है। एथेनोइक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल जो है वो काफी ज्यादा दुर्बल अम्ल है। इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पहले, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और ये पूरी तरह आयनीकृत हो जाता है, ठीक है? समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा इस केस में? हमने एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म पढ़े, भौतिक गुणधर्म पढ़े। उसको हम एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, उससे संबंधित एक समूह है, उस समूह को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। अगर एथेनोइक अम्ल को हम 5 से 8% पानी में मिला दे, जल में मिला दे, तो वो सिरका कहलाया जाता है। सिरका अचार में परिरक्षक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और यह सर्दियों में जम जाता है, इसलिए हम इसको ग्लेशियल
एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसके साथ साथ एसिटिक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल जो है वो बहुत ही ज्यादा एक दुर्बल अम्ल है और ये पूरी तरह आयनीकृत हो जाता है। समझ आया इतना? तो फिर आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाला है हमारा सब कुछ। पहला क्या है अब एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। एस्टरीकरण से क्या समझ आ रहा है? ये है हमारी एस्टर बनाने की तकनीक। ठीक है, एस्टर बनाने की प्रक्रिया को हम एस्टरीकरण बोलते हैं और उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। क्या है एक्टिविटी? एक परख नली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों के साथ 1 ml एथेनॉल और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक अम्ल को मिला दे। तो हमने क्या करा, एक हमने परख नली ली, उस परख नली में हमने क्या क्या डाला? पहले तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों के साथ में हम 1 ml एथेनॉल को डाल देंगे, 1 ml एथेनॉल। ठीक है, 1 ml एथेनॉल डाल देंगे हम लोग। अब क्या है, उसके साथ साथ हम 1 ml ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी डाल देंगे, या फिर हम 1 ml एथेनोइक अम्ल भी डाल देंगे, या फिर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी डाल देंगे। ठीक है, हमने ये डाल दिया एक परख नली में। किसमें? एक परख नली में। ये हमारी परख नली, हमारी टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। ठीक है, अब क्या, कम से कम 5 मिनट के लिए एक पानी ऊष्मक में गर्म करके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये परख नली जो है, इसमें ये सब डालने के बाद में यहाँ पर पानी को गर्म करें, और पानी को गर्म कर इस परख नली को उस पानी में ऐसे टिका कर रख देंगे। ठीक है, ऐसे टिकाकर हम रख देंगे और इस परख नली को थोड़ा गर्म करेंगे। ठीक है, 20 से 25 ml जल युक्त बीकर में डालें और मिश्रण को सूंघे। तो हमने इसमें डाला 20 से 25 ml, इसमें पानी था और वो गर्म हो रहा था, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे पानी है, ये परख नली है जिसमें सारे के सारे मिश्रण है। वो गर्म कर उन्होंने क्या बोला कि मिश्रण को सूंघे। मिश्रण को सूंघने पर हमको क्या समझ आता है कि मिश्रण में से बहुत ही ज्यादा एक मीठी सुगंध आ रही है। मीठी सुगंध आ रही है। मीठी सुगंध कहाँ से आ रही है? जो हमारा एस्टर बना है उसमें से आ रही है। एस्टर कैसे बना है? उसमें H2SO4, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल को हमने मिलाया और इसको थोड़ा सा गर्म करा उबलते हुए पानी में डाल के। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे बढ़े, हमको एक्टिविटी समझ में आ गया। अब हम एस्टर के बारे में और पढ़ेंगे। अभिक्रिया जो है हमने कर ली एस्टरीकरण की, उसका निष्कर्ष वगैरह देखते हैं। एस्टरीकरण अभिक्रिया में एस्टर मीठे गंध वाला पदार्थ होता है जो अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बनता है। तो मैंने बताया था जब हम सूंघेंगे उसको गर्म करने के बाद में, तो हमको एक बहुत ही ज्यादा मीठी सुगंध आएगी और वो मीठी सुगंध हमारे एस्टर से आएगी। तो एस्टर मीठे गंध वाला पदार्थ होता है जो अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से बनता है। कौन सा अम्ल हमने लिया था? हमने एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, और उसके साथ साथ अल्कोहल कौन सा लिया था? हमने एथेनॉल लिया था, और उसकी अभिक्रिया से हमको एस्टर मिला। एस्टर का उपयोग इत्र या फिर परफ्यूम बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो हमारा जो एस्टर है उसका उपयोग हम इत्र में करते हैं क्योंकि बहुत ही मीठे गंध वाला होता है। उसके साथ साथ स्वाद उत्पन्न करने वाले, फ्लेवर उत्पन्न करने वाले कारकों में भी इनको डाला जाता है, एस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अभिक्रिया देखते हैं, अभिक्रिया क्या है? हमने एथेनोइक अम्ल लिया, हमने एथेनॉल लिया, उससे क्या हुआ? हमारा जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये अलग होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन अलग होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास में बचा CH3COO और उसके साथ में CH3CH3। तो क्या हुआ? ये जो CH3 है वो आकर यहाँ पर हमारा जुड़ गया। ठीक है, उससे क्या हो गया? CH2 और CH3 हो गया एथेनॉल का। ठीक है, और ये CH3 और CO हो गया हमारा एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, एथेनोइक अम्ल का हो गया और बचा हमारा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलाकर हमको H2O पानी दे दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? इन दोनों का निर्जलीकरण हुआ और ये दोनों आपस में योग कर लिए हैं और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल मिलकर हमको एस्टर और पानी देते हैं।
उसके साथ साथ में हमने सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डाला था, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीय कारक है और एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल में से जल को हटा सकता है और आपस में इन दोनों को जोड़ सकता है। इन दोनों को जोड़कर हमको एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर और उसके साथ में क्या प्राप्त होता है, जल। समझ आया। यहाँ पे क्या है, मिथाइल ब्यूटेनोएट। मिथाइल ब्यूटेनोएट क्या है, पाइनएप्पल से प्राप्त एस्टर, जो हमारा पाइनएप्पल है उसमें से प्राप्त जो एस्टर है उसको हम मेथेनाइल ब्यूटेनेट बोलते हैं। आपने देखा होगा पाइनएप्पल में से भी एक मीठी सी गंध आती है, वो इस वजह से आती है, हमारा जो मेथाइल ब्यूटेनोएट है उसके वजह से हमारी मीठी गंध आती है। उसी तरह हमारा आइसोपेंटाइल एसीटेट जो है हमारा, वो भी एक मीठी गंध वाला पदार्थ है जो कि केले से प्राप्त। तो पाइनएप्पल से प्राप्त होने वाले एस्टर को हम मिथाइल ब्यूटेनोएट कहते हैं और केले से प्राप्त हुए एस्टर को हम आइसोपेंटाइल एसीटेट बोलते हैं। समझ में आया इतना? मैं उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा कि एस्टरीकरण कैसे होता है और एस्टर क्या चीज है, एस्टर कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। पाइनएप्पल में मिथाइल ब्यूटेनोएट होता है और केले में आइसोपेंटाइल एसीटेट होता है। समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अब हम साबुनीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमने एस्टरीकरण के बारे में पढ़ा था जिसमें हम एस्टर बनाते थे, तो साबुनीकरण किस बारे में होगा, जो हम साबुन बनाते हैं। ठीक है, तो साबुन किस तरह से बनता है देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, एक क्षारक है, एक बेस है, ठीक है, उसके साथ में अभिक्रिया करके एस्टर पुनः कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के सोडियम लवण बनाता है। तो हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जो हमारा एस्टर जो है वो हमारा अभिक्रिया करता है तो वो वापस से कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के सोडियम लवण बनाता है। किस तरह से देखते हैं, हमारे पास में यहाँ पे CH3CO ऐसे दिख रहा है कुछ। अब हमारा NaOH आया, ठीक है, NaOH आया है ना, वो यहाँ पर आया, तो इसने क्या करा, इसने अलग कर दिया, ऐसे अलग कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से अलग कर दिया और हमको फिर दिया CH3COO, ये ऐसे खुला हुआ और यहाँ पर हमको मिला एक O CH2CH3। अब हमारा NaOH जो है वो दो भागों में बट गया, Na और OH में, और Na आकर यहाँ पर जुड़ गया और OH वहां पर जुड़ गया, तो उससे हमको मिला CH3COOH है ना, और NaOCH2CH3। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिला, हमको एस्टर के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाकर फिर से कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके साथ साथ हमको अल्कोहल का एक सोडियम लवण मिला, अल्कोहल का सोडियम लवण मिला। ठीक है, और ये सोडियम लवण जो है उसको हम साबुन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये साबुन में आया जाता है, तो इसलिए हम इसको साबुनीकरण बोलते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो समझ में आया, जो हमारा सोडियम और पोटेशियम लवण है वो कहाँ से बनता है, साबुनीकरण से बनता है, और ये जो लवण है वो साबुन में इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ में आया क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एस्टर लिया, दोनों की अभिक्रिया करवाई, उससे हमको वापस कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला, उसके साथ साथ अल्कोहल के सोडियम लवण हमको मिले। इस अभिक्रिया का नाम साबुनीकरण इसलिए है क्योंकि इसका उपयोग हम साबुन बनाने में इस्तेमाल करते हैं और साबुन में लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम लवण। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या आगे क्या है, हमारा समीकरण दे रखा है जो मैंने यहाँ पे समझाया, CH3COO CH2CH3 था हमारा एस्टर। ठीक है, एस्टर में हमने NaOH डाला तो वो यहाँ पे ऐसे तोड़ देगा इसको, और OH आकर इस तरफ मिल जाएगा और Na जो है वो इस तरफ मिल जाएगा, तो CH3CH2OH बन गया और उसके साथ साथ में CH3COONA बन गया। समझ आया इतना? आगे बढ़े, फिर आगे आगे क्या देखेंगे हम, आगे देखेंगे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जो कि क्षारक के साथ में, कार्बोनेट के साथ में और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ में। आगे बढ़े, फिर
आगे क्या है, एक क्षारक के साथ अभिक्रिया। एक क्षारक के साथ अभिक्रिया पर एथेनोइक अम्ल लवण और जल बनाता है। ठीक है, जो हमारा एक क्षारक के साथ में हमारा एथेनोइक अम्ल अगर अभिक्रिया करता है तो वो एक अम्ल बनाता है और उसके साथ साथ में जल बनाता है। ठीक है, तो इसको हम क्षारक के साथ की अभिक्रिया बोलते हैं। एथेनोइक अम्ल, उसके साथ में हमने क्षारक डाला जो कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसने हमको क्या दिया, उसने हमको लवण और जल दिया। ठीक है, अब क्या है, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो वो जो हमारा ऐसे मैं बना के देती हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। आप मेरे साथ साथ में बनाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम 3 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला है क्षार के साथ में, क्षार के साथ में वो देता है लवण और पानी या फिर जल। ठीक है, और कार्बोनेट के साथ में देता है वो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, और वो हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ में देता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, तो हमारा जो एथेनोइक अम्ल है वो क्षार के साथ में लवण और पानी देता है और वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तीनों के तीनों देता है। ठीक है, नीचे अभिक्रिया लिखी हुई है। नीचे अभिक्रिया किसकी है, एथेनोइक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिलता है तो वो हमारा एक लवण देता है सोडियम का, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है और उसके साथ में हमको पानी देता है। उसी तरह अगर हम एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो फिर से हमको देता है हमारा लवण, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में पानी। समझ में आया इतना? ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न क्या है, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, हम दोनों के साथ में एक सोडियम बाइकार्बोनेट का अभिक्रिया करवा देंगे दोनों को। ठीक है, तो जब अल्कोहल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में मिलता है तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक है, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता और कोई गैस भी उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रतिक्रिया करवाते हैं तो वो हमको लवण और पानी और उसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में अगर डालें, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जाकर उसे दूधिया या फिर मिल्की दूधिया कर देता है। समझ आया इतना? क्या समझ में आया कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दो हमको दे रखे हैं। ठीक है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। कैसे हम अंतर बताएंगे कि दोनों में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कौन सा अल्कोहल है? दोनों में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल देंगे। अल्कोहल जो है वो कोई भी गैस उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने अभी पीछे ही पढ़ा था हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल के एथेनोइक अम्ल के प्रतिक्रियाओं में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब जो गैस उत्पन्न होती है उस गैस को हम चूने के पानी में डाल देंगे और वो चूने के पानी में जैसे ही जाएगा वो चूने के पानी को दूधिया कर देगा और जो भी हमारा जो पदार्थ है वो चूने के पानी को दूधिया कर दे वो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो इस तरह से हम अंतर कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो समझ में आया? प्रश्न 1 क्या है, प्रयोग द्वारा हम कैसे बता सकते हैं? आगे बढ़ते हैं, प्रयोग 2 प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, अब प्रश्न 2 में क्या है, ऑक्सीकारक क्या है? इन्होंने पूछा ऑक्सीकारक क्या है। वो पदार्थ जो
दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन दे या फिर दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है हमारा, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, जिसको हम K2Cr2O7 की तरह लिखते हैं, और क्षारीय या फिर एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, जिसको हम KMnO4 की तरह लिखते हैं। तो क्या है ऑक्सीकारक, जो ऐसा एक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन दे दे या फिर दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन आसानी से ले ले, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर K2Cr2O7 या फिर क्षारीय या फिर एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर KMnO4। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा, आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने उदाहरण दे के सारे प्रश्न भी सॉल्व करवा दिए हैं। इस सेशन के लिए इतना ही था, आगे एक और सेशन में हम पूरा का पूरा हमारा अध्याय खत्म कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आप रिवाइज कर ले। तो अगले सेशन में जब तक हम मिलेंगे तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।